कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, जिसमें हम लोग अभी तक 3 लेक्चर डिस्कस किए हैं नंबर सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं सब कुछ। पहले तो हम लोग नंबर सिस्टम का नंबर का डेफिनेशन वगैरह सब देखे थे, टाइप्स देखे थे। इम्पोर्टेंट था प्राइम एंड कंपोजिट नंबर और उसका प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद एक्सपोनेंट देखे थे, वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन भी आया था। ठीक है, और फिर हम लास्ट लेक्चर में रेशनल इरेशनल नंबर स्टार्ट किए थे और 2 क्वेश्चन होमवर्क भी दिए थे आप लोगों को। तो एक तो बना ही दिए थे, उसी टाइप का है, दूसरा हम बना दे रहे हैं अभी। और उसके आगे आज हम लोग सेकेंड डेफिनेशन ऑफ रेशनल इरेशनल नंबर करते हुए आगे निकलेंगे इंटरवल की तरफ। ठीक है, तो आप लोग समझिएगा सही से। जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था वो ये था, प्रूव दैट log 7 on the base 2 is an irrational number। ठीक है, सॉल्यूशन let log 7 base 2 is a rational number। मान लेते हैं रेशनल नंबर है, तो सारा चीज़ रेशनल का मेंटेन है। log 7 base 2 इक्वल टू पी बाई क्यू, जहाँ पे रेशनल का जो कंडीशंस है क्यू नोट 0, पी और क्यू इंटीजर्स एंड पी एंड क्यू बी द सेट ऑफ को प्राइम नंबर, वो सब मेंटेन रहेगा। ठीक है, और हम बताए थे लॉगरिथम में 7 इक्वल टू क्या होता है, 2 टू द पावर पी अपॉन क्यू। हालांकि जो लोग लॉगरिथम नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा सा नोट में बताए हैं, आगे डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों साइड क्यू पावर कर 7 टू द पावर क्यू इक्वल टू 2 टू द पावर पी। सेम कंडीशन यहाँ पे, ये ऑड होगा हमेशा और ये हमेशा इवन होगा। ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इसका मतलब है कि log 7 base 2 रेशनल नहीं था, तो रेशनल नहीं होगा, इरेशनल ही होगा, एंड इरेशनल नंबर। log 7 base 2 is an irrational number। ठीक है, एक और क्वेश्चन था होमवर्क वाला जो कि ISI में पूछा हुआ था 2005 में। प्रूव दैट tan 5 डिग्री, ये मत समझना कि जो log है सारा इरेशनल ही होगा, कभी कभी रेशनल भी होता है। जैसे मान लो अगर log 9 base 3 पूछे, इसका वैल्यू 2 होगा, तो ये रेशनल हो जाएगा। तो आगे log का जब प्रॉपर्टी पढ़ोगे ना तब ये पता चलेगा, कुछ इरेशनल भी हो सकता है, कुछ रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इरेशनल है, रेशनल भी आ सकता है। प्रूव दैट tan 5 डिग्री इज एन इरेशनल नंबर। tan 5 डिग्री एक इरेशनल नंबर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ पर 2 फार्मूला का यूज करेंगे, हम बता दे रहे हैं, कुछ लोग अगर नहीं जानते होंगे। tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और tan 3 थीटा का फार्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला का यूज हो सकता है, होगा। तो हम देखते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं। लेट tan 5 डिग्रीज रेशनल नंबर। ठीक है, tan 5 डिग्री को हम लोग रेशनल मान लेते हैं, यही कंट्राडिक्शन से बनाते हैं। ठीक है, अब हम tan डिग्री का वैल्यू निकालते हैं, यानी tan 2 इंटू 5 डिग्री। तो tan 2a का फॉर्मूला यूज करो, 2 tan 5 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 5 डिग्री। अब चूंकि tan 5 डिग्री रेशनल था, माने थे, तो 2 इंटू रेशनल भी रेशनल होता है, रेशनल का स्क्वायर भी रेशनल होता है, 1 माइनस रेशनल भी रेशनल होता है, और 2 रेशनल का रेशियो भी रेशनल होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रेशनल नंबर के कोई भी ऑपरेशन करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस इंटू और डिवीजन, तो वो हमेशा रेशनल ही होगा। दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर। ठीक है,
रेशनल नंबर। अब इसके हेल्प से हम tan 30 डिग्री निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्री होता है tan 3 इंटू 10 डिग्री, नहीं, और tan 3 का फॉर्मूला यूज करो, क्या होगा 3 tan 10 डिग्री माइनस tan क्यूब ऑफ 10 डिग्री अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री, tan स्क्वायर 10 डिग्री। ठीक है, अब देखो बेटा tan 30 का वैल्यू कितना होता है, जैसा कि हम जानते हैं पहले से 1/√3, और इधर से ये रिजल्ट क्या है रेशनल, बिकॉज tan 10 डिग्री रेशनल निकाल लिए है, तो ये रेशनल का ऑपरेशन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन 3 इंटू रेशनल, रेशनल का पावर 3 भी रेशनल, रेशनल माइनस रेशनल भी रेशनल, और नीचे वाला भी रेशनल, दो रेशनल का रेशियो भी रेशनल, तो 1/√3 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल, बिकॉज हम जानते हैं कि ये इरेशनल होता है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है tan 5 डिग्री इरेशनल नंबर ही था, रेशनल नंबर नहीं था। समझ आ गया, ये प्रूव्ड हो गया इसका। ऐसे जो क्वेश्चन था वो ऐसा इस प्रकार नहीं पूछा था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था, ऐसा था tan 5 डिग्री इज ऑप्शन रेशनल, इरेशनल, प्राइम, कंपोजिट, उसका आंसर इरेशनल नंबर होगा। आखिर इरेशनल कैसे होगा उसी के लिए हम इसको प्रूफ किए हैं, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज कर दिए, प्रूव दैट इरेशनल नंबर। और ये क्वेश्चन भी अब जो वेस्ट बंगाल जेई में पूछा था ना, 2016 में, ठीक है, WB 2016 में आया हुआ था, इसी तरह का IIT भी था, है ना, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में था, log 7/2 इज ऑप्शन रेशनल, इरेशनल और समथिंग, 4 ऑप्शंस दिया हो, तो उसका आंसर इरेशनल नंबर होगा। तो इसको हम पैटर्न चेंज कर दिए, प्रूफ करो इरेशनल कैसे है। ठीक है, तो ये सब एकदम बेसिक क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड है, आप देखिए वो पूछा हुआ है, ये वेस्ट बंगाल में, ये ISM में, और पिछला क्वेश्चन कराए थे वो IIT 98 में था, नहीं, तो इसको आप लोग नोट करिए जल्दी से। इसके आगे हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड डेफिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। तो देखो हम पहले रेशनल नंबर को अलग डिफाइन कर ले रहे हैं। द नंबर विच इज either recurring or terminating is called rational number। नंबर या तो रेकरिंग हो या टर्मिनेटिंग होगा, है ना, ऐसे नंबर को रेशनल नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो बेटा, जैसे मान लो 5.23 है, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, बिकॉज डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट्स है। ठीक है, 0, 1, 2 ऑल्सो टर्मिनेटेड डेसिमल। लेकिन देखो अगर हम लिखते हैं 3.21 और इसका रेकरिंग है, तो इसको दूसरा मेथड से कैसे लिखते हैं, 3.212121 एंड डॉट डॉट, ऐसे 3 लिख करके उसका डॉट डॉट देते हैं। नियमतः 3 डॉट लिखते हैं, लेकिन ज़्यादा भी लिख सकते हैं। इसको लिखने का एक और मेथड है, 3.21 2 पे और 1 पे डॉट देते हैं ऊपर में। ये तीनों अलग अलग तरीका है लिखने का। ठीक है, ज़्यादा फेमस फर्स्ट वाला है, ये तो खैर इसी का डिटेल में लिखा गया है, और ये रेकरिंग डेसिमल है।
एक दो और एग्जांपल रेकरिंग का बता दे रहे हैं। देखो जैसे 5.237 सिर्फ 37 पर रेकरिंग है, तो इसका मतलब क्या हो गया 5.237 रिपीट करेगा, या इसको 5.237 पे 2 डॉट दे दें, है ना। ऑल्सो रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। मान लो 7 पॉइंट कुछ भी लिख सकते हो, 6.215 इस पूरे पे रेकरिंग है, तो क्या लिखोगे 6.215 डॉट डॉट, या 6.215 2 और 5 पे डॉट देंगे, ठीक है, बीच पे नहीं, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ से एंड हो रहा है वहाँ पे देना है डॉट। ऑल्सो रेकरिंग डेसिमल, ठीक है। ये सब अलग अलग तरीका है इसको लिखने का, ठीक है, कोई एक भी लिख सकते हैं, बट ये सबका सब जितना एग्जांपल दिए किसका है, रेकरिंग डेसिमल का है, ठीक है। मतलब रेशनल नंबर्स का है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी और रेकरिंग डेसिमल भी। इसको भी पी/क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, आगे बताएंगे रूल। ये इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ भी है IIT 92 में। क्वेश्चन आया हुआ था, इस तरह का नंबर दे दिया 3 डिजिट पर रेकरिंग, और उसका ऑप्शंस में पी/क्यू फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा होता है और जीपी में भी पढ़ना रहता है इसको, ठीक है, सीक्वेंस सीरीज में। चलो देखते हैं इरेशनल नंबर। The number which is neither recurring nor terminating, ठीक है, nor terminating is called irrational number। कॉल्ड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो इरेशनल नंबर में मतलब क्या, ना तो रेकरिंग फॉर्म में रहेगा, ना ही डिजिट फाइनाइट होगा डेसिमल के बाद, ऐसा नंबर इरेशनल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 3.215072991, मतलब डिजिट रिपीट भी नहीं कर रहा है किसी इंटरवल पे और एंड भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा नंबर इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। 7.3052 कुछ भी सोच समझ के नहीं लिख रहे हैं। 891 मतलब डेसिमल के बाद इनफाइनाइट डिजिट हो और रिपीट भी ना करे, तो ऐसा नंबर इरेशनल होता है। इसलिए आप लोग पढ़े होंगे 8th क्लास में जब इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो वहाँ अक्सर लिखा रहता था क्वेश्चन में, क्या, डेसिमल के 3 डिजिट तक निकालो, डेसिमल के 4 डिजिट तक निकालो, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि इरेशनल नंबर का एग्जैक्ट डेसिमल नहीं निकल सकता है ना। डेसिमल के बाद एग्जैक्ट डिजिट्स नहीं निकल सकता है, वो इनफाइनाइट आता है, ठीक है। इसीलिए एक्यूरेट बताने के लिए 3 या 4 डिजिट स्टैंडर्ड माना जाता है, तो उतना लेके लोग काम चला लेता है। ऐसे रफली पॉइंट के बाद 2 डिजिट से भी काम चल जाता है। ऐसे हम लोग पाए एक इरेशनल नंबर है और पाए का वैल्यू क्या होता है 3.14, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। ऐसे पाए के चलते ही हम ये डेफिनेशन बताए हैं। आप लोग पाए के बारे में जानते होंगे, पहले से ही हम लोग बहुत सारा यूज करते आए हैं, लेकिन डेफिनेशन बहुत कम लोग जानता है पाए का, ठीक है। तो पाए ही एक ऐसा चीज़ है मैथमेटिक्स का जिसका अभी तक कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे पाया है, और सारा मैथमेटिशियन वर्ल्ड का उसका वैल्यू देना चाहता है पाए का, और अभी तक कोई एग्जैक्ट नहीं निकाल पाया। इस पर रिसर्च जारी है। जैसे हम लोग पाए का जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है। सर्कल का सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो है वो फिक्स होता है, उसी को पाए कहते हैं। सर्कमफेरेंस कितना होता है 2πr, डायमीटर कितना होता है 2r, तो 2πr/2r करोगे तो क्या देगा पाए। और ये इरेशनल इसीलिए है क्योंकि एक्सपेरिमेंट करके जब निकाला जाता है तो डेसिमल इसका फाइनाइट नहीं हो पाता है। मतलब अगर अलग अलग साइज़ का सर्कल लेके एक्सपेरिमेंट करेगा तो उसका डेसिमल वैरी करते रहता है। हाल फिलहाल में एक मैथमेटिशियन USA का पाई का वैल्यू 1,35,000 डिजिट तक दिया था डेसिमल के बाद, 3 पॉइंट के बाद 1,35,000 डिजिट तक निकाला था, फिर भी उसका एंड नहीं हुआ और ना ही रिपीट करना स्टार्ट हुआ था। तो उसके बाद अभी तक कोई किया नहीं है। ऐसे हम लोग 3.14 अप्रॉक्स लेके चलते हैं
और 22/7 वो भी पाई का वैल्यू होता है, लेकिन वो भी एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई के नियर अबाउट वैल्यू लाने के लिए दोनों वैल्यू यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, जबकि पाई का एग्जैक्ट डेसिमल नहीं है, इसी कारण वो इरेशनल नंबर है। जिस दिन पाई का एग्जैक्ट डेसिमल आ जाएगा उस दिन पाई इरेशनल के लिस्ट से हट करके रेशनल के लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये रिसर्च का चीज़ है जो कि आगे में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक हम लोग पाई को इरेशनल मान के ही पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, ठीक है। बचपन से हम लोग पाई का यूज करते आए हैं और आगे और भी ज़्यादा करना है, तो सभी जगह पाई का हम लोग इरेशनल के तरह बिहेव करते हैं, यूज करते हैं, है ना। और आगे हम समझाते हैं पाई के बारे में डिटेल में, ठीक है, आप लोग नोट करिए। तो हम देखते हैं पाई का क्या होता है रिजल्ट, नोट में समझा दे रहे, ठीक है। पाई एंड ई फॉर एक्सपोनेंशियल, ठीक है, आगे समझाएंगे, आर इरेशनल नंबर। पाई और ई जो है ना इरेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। तो जहाँ पर जो पाई है इसका डेफिनेशन है द रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ सर्कल, ठीक है, इट्स कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। दिस कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय द ग्रीक लेटर पाई। इसी कांस्टेंट को पाई से डिनोट करते हैं। जैसे कि देखो ये एक सर्कल है और ये इसका रेडियस है, ये दूसरा सर्कल है अलग साइज का और ये इसका रेडियस है, ये सेंटर है। तो सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर अगर निकालते हो तो क्या होगा 2 πr अपॉन डायमीटर क्या होता है 2r, तो r कैंसिल और 2 भी कैंसिल, नहीं बच जाएगा क्या पाई। और इसमें भी अगर निकालते हैं सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर तो 2 पाई कैपिटल R बाई 2 कैपिटल R, यहाँ भी R और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा पाई। तो सर्कल का साइज छोटा रहे या बड़ा रहे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रेशियो पे। सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो एक फिक्स रहता है सर्कल में, ठीक है, और वही पाई का डेफिनेशन है। और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, पाई को ऐसे नहीं लिखते हैं, सीधा लाइन लिख के ऐसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट का साइन होता है, ठीक है। पाई का साइन थोड़ा ऐसे होता है ग्रीक लेटर है, ठीक है, इस तरह से होता है। और इसका वैल्यू होता है नियर अबाउट, ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अप्रॉक्सीमेट का ही सिंबल होता है 22/7 या नियर अबाउट 3.14, यही वैल्यू पाई का लेके हम लोग चलाते हैं काम। बट ये 22/7 के बारे में अगर बात करें तो ये रेशनल नंबर है, इसका वैल्यू 3.14 के अप्रॉक्स देता है, इसीलिए हम लोग ये ले करके चलते हैं, ठीक है। ये पाई का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, ये भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना। नियर अबाउट वैल्यू लाने के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। अगर रेशनल में यूज करना है तो ये यूज करते हैं पी बाई क्यू फॉर्म में, और डेसिमल यूज करना है तो ये यूज करते हैं। इससे हम लोग का जो है ना कैलकुलेशन बहुत हद तक सही रहता है, ठीक है। लाइक किसी बुक में डेसिमल के बाद 20 डिजिट तक दिया रहता है NCERT सब में, ठीक है, लेकिन काम नहीं पड़ता है उतना का, 2 डिजिट ही काफ़ी होता है, ठीक है। चलिए ये पाई के बारे में हम लोग समझे, बाकी इरेशनल आप देख ही रहे हो। एक्सपोनेंशियल क्या होता है देखते हैं, नोट का ही डिस्कशन कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल इसी को ई से डिनोट करती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैथ्स का, ठीक है, और रेगुलर यूज होते रहता है इसका, ठीक है, समझना है सही से। ई इसका सिंबल होता है एक्सपोनेंशियल का, और इसका डेफिनेशन ये है 1 + 1/(1), 1/(2), 1/(3) अप टू इन्फिनिटी, यही डेफिनेशन है एक्सपोनेंशियल की, ठीक है। और फैक्टोरियल तो समझाए थे हम शायद फर्स्ट या सेकंड क्लास में। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ
कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, जैसे फैक्टोरियल 3 का वैल्यू निकालना है तो 3 2 1 या 1 2 3 का प्रोडक्ट, फैक्टोरियल 4 निकालना है तो 1 2 3 4 या 4 3 2 1, ठीक है, ये फैक्टोरियल का वैल्यू होता है। अब यहाँ पर खुद सोचो, पहले तो इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखते हैं, 2.71 लेके चलते हैं, है ना, ई का वैल्यू, इसको भी याद रखना है ठीक से, बाकी रेशनल है तो देख ही रहे हो आप लोग। अब ये देखो कैसे ये अप्रॉक्स ये इतना आ रहा है, 1/फैक्टोरियल 1 1 होता है तो 1 + 1 2 तो यहाँ ही हो गया, 1/फैक्टोरियल 2 मतलब 1/2, ये 0.5, तो यहाँ से यहाँ तक का सम 2.5 आ गया, 1/6 तो 0.16 का अप्रॉक्स होगा, ठीक है, तो 16 ऐड कर दो 2.5 में तो 2.66 हो गया। अगला देगा 1/24, छोटा होते जाएगा। सोचो अगर तुम कैलकुलेट करके मान लो 50 डिजिट तक तुम ऐड कर दिए, जो कि असंभव है, 4-5 डिजिट या 10 डिजिट तक मान लो ऐड कर दिया, जैसे ही अगला डिजिट अगला टर्म को ऐड करोगे तो डेसिमल थोड़ा ना थोड़ा वैरी करेगा उसका, ठीक है, चूँकि इन्फिनाइट तक जा रहा है तो कभी भी इसका डेसिमल फिक्स नहीं हो पाएगा, और जब डेसिमल फिक्स नहीं हो पाएगा तो ये फिर रेशनल नंबर नहीं हो पाएगा, इसलिए इरेशनल के लिस्ट में रखा गया है। और ये इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इतना ले करके हम लोग काम चलाते हैं क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। बाकी हम आगे देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन क्या होता है इसको समझते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे नंबर लाइन के बारे में, 0 1 2 3 -1 -2 एंड सो ऑन। तो देखो बेटा, अगर हम इंटीजर रखते हैं तो इंटीजर तो स्पष्ट दिख रहा है भाई, यहाँ पे इंटीजर का पोजीशन है। नंबर लाइन का मतलब क्या होता है कि सारा रियल नंबर जितना भी है वो इस लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और सब बढ़ते क्रम में रहता है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब मान लो कोई रेशनल नंबर रखना, मान लो 5/2 रखना है, तो कहाँ रखोगे, इसका वैल्यू निकाल लो, ये 2.5 देता है, यानी ये 2 और 3 के ठीक बीच में होगा यहाँ पर 5/2। तो PYQ वाला रहेगा तो उसको डेसिमल निकाल करके रख सकते हैं हम यहाँ पे। और अब सवाल ये उठता है कि रियल नंबर में रेशनल भी आता है और इरेशनल भी आता है। मान लो अगर हम √2 को प्लॉट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। अभी हम बताए थे पीछे कि इरेशनल नंबर का एग्जैक्ट डेसिमल निकल ही नहीं सकता है, तो √2 का डेसिमल एग्जैक्ट तो निकलता नहीं है, 1.41 अप्रॉक्स वो लेके चलते हैं हम, लेकिन √2 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए डेसिमल के बाद तो इन्फिनाइट डिजिट आएगा ना, वो तो एंड होगा नहीं, एंडलेस है। आखिर √2 का भी तो यहाँ पे पोजीशन कहीं ना कहीं होना चाहिए, तो √2 का पोजीशन निकालने के लिए हम लोग ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं, ठीक है, समझना सही से, मतलब कोई भी इरेशनल नंबर दिखाने के लिए ज्योमेट्री का हेल्प लेते हैं। कैसे देखो, हम क्या करेंगे, ये यूनिट स्केल पे एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ठीक है, यहाँ पे ये 1 है ना, इस परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर डाल के इसका भी 1 लेंथ काट लेते हैं, ठीक है, जितना लेंथ का ये है ना ये भी, और इसको मिला देते हैं, ठीक है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, पढ़े होंगे, हाइपोटेनियस इक्वल टू √बेस² प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, √1² प्लस 1² क्या देगा, √2। अब हम इसको स्केल से मेजर कर लेंगे, इस पे काटेंगे तो एग्जैक्ट √2 का पोजीशन देगा जहाँ भी देगा, ठीक है, मतलब उसका डेसिमल नहीं निकालना है, ज्योमेट्री से फिगर मेजर करके लेंथ को और इसके ऐसे घुमा देना है, यहाँ कट कर जाएगा और ये वैल्यू √2 का होगा। तो इस प्रकार सारा रेशनल और इरेशनल नंबर को हम लोग लिख सकते हैं। √3 निकालना है तो यहाँ पर डाल देंगे परपेंडिकुलर और यहीं से निकाल लेंगे, जैसे मान लो ये 1 था ना, थोड़ा सा स्पेस लेते हैं और यहाँ पे डालते हैं फिर से परपेंडिकुलर, इस हाइपोटेनियस पे डालेंगे परपेंडिकुलर, और ये भी 1 लेंथ का काट लेते हैं और इसको मिलाते हैं, और फिर से पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, √√2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, √3, यानी ये लेंथ √3 होगा, नहीं, ये लेंथ हो जाएगा √3, ये लेंथ √2, ये लेंथ √3। अब इसको मेजर कर लेंगे और यहाँ पे काट लेंगे तो √3 का वैल्यू अप्रॉक्स 1.7 होता है, नहीं 7.3 या 7 समथिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 1.4 यहाँ है, 1.7 यहाँ पे आएगा।
तो इस प्रकार आप प्रत्येक इरेशनल नंबर को इस तरह से लिख सकते हैं। अगर बड़ा नंबर लेना है तो कैसे लेंगे वो हम आगे बता दे रहे हैं, ठीक है। नोट करो पहले कि अगर मान लो हम रूट 10 को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। ये तो बड़ा नंबर है ना, शुरू से चलेंगे तो बहुत लंबा फिगर बनाना पड़ेगा। ऐसे हम लोग क्या किए थे, पहले 1 पर डाले थे परपेंडिकुलर, तो √2 मिला, फिर उस पर डाले √3, उस पर डालेंगे √4, उस पर ऐसे बढ़ते जाएगा वो, ठीक है। बड़ा होते जाएगा साइज धीरे धीरे, लेकिन उतना सारा लिखने में तो फिगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। 2 ही लिखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। तो √10 निकालना है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे मान लो 0, ये इक्वल लेंथ पर रखना, चूँकि ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं। नियर अबाउट वैल्यू खोज लेना। अब √3 पर अगर हम डाल देंगे 3 पर डाल देंगे परपेंडिकुलर और इसको 1 यूनिट काट लेंगे, इसको मिला देंगे, तो ये √3 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना होगा √10। इसको मेजर कर लेंगे और काटेंगे तो एग्जैक्ट √10 का यहाँ आएगा लगभग, नहीं। इसको ऐसे लोगे, ऐसे काट देना, ठीक है। यहाँ स्केल से इसको मेजर कर लेना, उतना ही लेंथ 0 से इस पे ले लेना है, ठीक है, नंबर लाइन पर, वो √10 का पोजीशन देगा। और यहाँ से ही हम परपेंडिकुलर डाल देंगे तो √11 मिल जाएगा, एंड सो ऑन। और बड़ा लेना है तो नियर अबाउट खोज लेना है, वहाँ से बढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, एंड सो ऑन। बस जानना ये है कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स रिप्रेजेंट ऑन द रियल नंबर लाइन। मतलब रियल नंबर लाइन पर सारा रेशनल और इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग अच्छा से समझना, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डरिंग अलोंग नंबर, मतलब नंबर्स का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, कौन नंबर बड़ा कौन छोटा। अभी हम ये भी एक देखें तो एक बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ क्रिएट होना चाहिए, आप लोग के पास क्वेश्चन होना चाहिए। जैसे नंबर लाइन पे हम सारा नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल। तो सवाल है, अब 2 नंबर कोई भी कॉन्साइड नहीं करेगा, एक ही नंबर पे नहीं आ जाएगा, अलग अलग सबका पोजीशन है। तो किस तरह से अरेंजमेंट होगा, मतलब रेशनल नंबर का संख्या ज़्यादा है कि इरेशनल का ज़्यादा है। जैसे 4 रेशनल के बाद 1 इरेशनल रखेंगे, कि 3 रेशनल के बाद इरेशनल रखेंगे, कि अल्टरनेट रखते जाएंगे। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है ना, और इस पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है आगे, है ना। जेईई के क्वेश्चन में अक्सर यूज होता है, ठीक है। हम समझाएंगे, आप लोग समझिए बारे बारे से। फर्स्ट, इफ A and B are 2 रियल नंबर्स, देन अगर A और B 2 रियल नंबर है तो तुम जानते हैं कि भाई A या तो B से बड़ा होगा या A B से छोटा होगा। ये लेस देन का सिंबल है, नहीं। A इज ग्रेटर देन B, या A इज लेस देन B, या A इक्वल टू B। ये 3 में से ही कोई एक हो सकता है, नहीं। लेकिन जब 2 इमेजिनरी नंबर का बात करें तब क्या होगा, देखो। इन केस ऑफ टू इमेजिनरी नंबर्स, inequality does not hold. Inequality does not holds. इमेजिनरी नंबर के केस में इनइक्वालिटी का साइन होल्ड नहीं करता है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डिस्कशन है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज आगे पड़ेगा, ठीक है। इसको आप लोग समझना सही से। जैसे कि अक्सर हम स्टूडेंट को पूछते हैं, 10th पास स्टूडेंट के लिए तो नया है कॉन्सेप्ट, लेकिन जैसे 12th पास स्टूडेंट भी हमारे यहाँ पढ़ते हैं, या 12th के स्टूडेंट आते हैं जो 11th करके आए हैं कहीं से, या 11-12 दोनों करके आते हैं टारगेट बैच में। वैसे स्टूडेंट्स को भी इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे 2 + 3 आई है, 5 + 7 आई है, 2 इमेजिनरी नंबर है।
इन दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो 99% स्टूडेंट फेल हो जाता है, मतलब वो सही आंसर नहीं बता पाता है। कुछ लोग बोलता है इसको बड़ा, कुछ लोग बोलता है इसको बड़ा, कोई कुछ ऐसे बोलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग के पास एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट आएगा जिससे हम लोग इमेजिनरी नंबर के बारे में कंक्लूजन निकालेंगे कि क्यों कंपेयर, मतलब ना तो ये नंबर बड़ा है इस नंबर से और ना ही ये नंबर बड़ा है इस नंबर से, कोई एक दूसरे से बड़ा नहीं है और छोटा भी नहीं है। यहाँ स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इन केस ऑफ टू इमेजिनरी नंबर्स इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड, मतलब इमेजिनरी नंबर में ग्रेटर और लेस का साइन नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज इसका रीजन हम अभी समझा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ज्योमेट्रिकल मीनिंग of an imaginary number is a point which lies in the complex plane or argand plane। कॉम्प्लेक्स प्लेन और आर्गेंट प्लेन, ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स प्लेन, आर्गेंट प्लेन, ये सब चीज़ डिटेल में समझा रहे हैं। जहाँ पे तुम लोग आई के बारे में तो जानते ही होगे, आयोटा होता है, शुरू क्लास में बताए थे, और इसका वैल्यू होता है √(-1), ठीक है। और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, ये रियल नंबर है। ये मत समझना कि जहाँ आई देख लिए इमेजनरी, आई इमेजनरी है, आई स्क्वायर रियल हो जाएगा, ठीक है। खैर चलो हम समझाते हैं कैसे इसको नंबर लाइन पे या आर्गेन प्लेन पे प्लॉट करते हैं। क्योंकि इमेजनरी नंबर एक पॉइंट होता है, तो अब सवाल ये है कि एक पॉइंट हम यहाँ डालें और एक पॉइंट यहाँ डालेंगे, और हम क्वेश्चन पूछेंगे इस पॉइंट में कौन पॉइंट बड़ा है। ये तो क्वेश्चन ही रॉन्ग है ना। क्या पॉइंट का कोई साइज होता है कि हम उसको कंपेयर कर सकते हैं, ये पॉइंट बड़ा है ये पॉइंट छोटा है। पॉइंट का डेफिनेशन क्या है, जो हमारे पास सिस्टम अवेलेबल है उसमें जो सबसे स्मॉल एरिया लेगा प्लेन में वो पॉइंट होता है। अब सिस्टम अवेलेबल मान लो हमारे पास ये है, तो पॉइंट इतना बड़ा बना। अगर हम पेन से लिखेंगे तो और छोटा बन सकता है, सुई के नोक से लिखेंगे और छोटा बन सकता है। या ये सब भी नहीं होता तो बड़ा सा खंभा लेके ऐसे ज़मीन पे लगा देते, वो पॉइंट होता है उसके रेस्पेक्ट में। दैट इज़ पॉइंट का डेफिनेशन यही है कि जो सिस्टम अवेलेबल है उसके आधार पर जो सबसे छोटा एरिया हम बना सकते हैं वो पॉइंट होता है। इसका कोई साइज नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते हैं कौन बड़ा और कौन छोटा। अब दो इमेजनरी नंबर है, दोनों का दोनों पॉइंट है अलग अलग तो दो अलग अलग पॉइंट है, तो कौन पॉइंट बड़ा है और कौन पॉइंट छोटा है ये कैसे कर सकते हैं, और बताते हैं कैसे पॉइंट है, यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। अब ये हम लोग पढ़े थे 10th क्लास में कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था, ये नहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। लेकिन अब एक नया चीज़ पढ़ रहे हैं हम, इसका नाम रियल एक्सिस होगा, ठीक है, रियल एक्सिस। और ये वाला का नाम है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, तो रियल एक्सिस पे सब रियल नंबर रहेगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट तक जाएगा। इक्वल इक्वल लेंथ पर लेना हमेशा, ठीक है। -1 यूनिट स्केल हमेशा इक्वल लेंथ पर लेते हैं, -2 -3 -4 एंड सो ऑन, आगे -∞ तक जाएगा इधर, ठीक है। इस बार तो रियल नंबर आ गया, हम पढ़े भी थे पीछे रियल नंबर लाइन नहीं। और ये जो है वाई एक्सिस, इस पे इमेजिनरी नंबर रहता है, इसलिए इसका नाम इमेजिनरी एक्सिस। एक नया चीज़ पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से डिफरेंट है ये, ठीक है। तो इस पे हम लोग आई लिखेंगे, यही वाला आई है, 2i 3i एंड सो ऑन, ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा ये। -i -2i -3i एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा ये समझाते हैं। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इसको हम 3 + 2i लिख सकते हैं, या कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करोगे तो यही 3, 2 होता है नहीं। एक्स कोऑर्डिनेट देखो 3 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2, बट यहाँ वाई कोऑर्डिनेट 2 है, इसीलिए हम 2i लिखे हैं, ठीक है। तो खुद एक पॉइंट है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी नंबर में लिखेंगे तो इसे पूरा सिस्टम के साथ लिखेंगे तो खुद ये पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस और आई हटा के कोमा डाल देंगे, ठीक है।
तो 3,2 हो गया। जैसे मान लो इस क्वाड्रेंट का लेते हैं, मान लो यहाँ लेते हैं पॉइंट, ये 2 के सामने है और ये -4 के सामने है। तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा बताओ? -4 + 2i, और कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करोगे तो यही -4, 2 होगा नहीं। चलो देखते हैं, यहाँ पे हम पॉइंट लेते हैं, ठीक है। बताओ फिगर में देखे क्या है, -3 और ये -i, यानी ये पॉइंट P है, इसको Q नाम दे देते हैं, इसको R दे देते हैं। तो क्या होगा? -3 -i, और इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखोगे तो -3, -1 हो जाएगा नहीं। और एक देखते हैं, जैसे मान लो यहाँ इसके सामने -2 के सामने और ये 4 के सामने, इस पॉइंट का नाम क्या होगा? 4 -2i। इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में रहेगा तो कॉमा नहीं डालना है, ठीक है। इसी को पॉइंट में कन्वर्ट कर दोगे तो 4, -2 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक इमेजिनरी नंबर को एक पॉइंट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो प्लेन क्रिएट हुआ है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसी प्लेन का नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन। आर्गेंट प्लेन, दोनों सेम नाम है, अलग अलग तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो अब आप क्लियर कर लिए हो कि कोई भी इमेजिनरी नंबर पूछेगा, मान लो कि 2 + 3i पूछेगा और 5 + 7i पूछेगा, तो क्या आंसर होगा आपका? कि दोनों में से कोई किसी से बड़ा नहीं है और कोई किसी से छोटा भी नहीं है, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। किसी दो इमेजिनरी नंबर को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। रीजन कि तुरंत बताना है, इमेजिनरी नंबर एक पॉइंट होता है और वो दूसरा इमेजिनरी नंबर क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा। तो दो पॉइंट को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, मतलब इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन होल्ड नहीं करेगा किसमें? इमेजिनरी नंबर में। ये बहुत बड़ा बात हम बताया है, इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है आगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए, इस पर हम 1-2 और पॉइंट लिखते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं, इसमें थर्ड पॉइंट, इमेजिनरी नंबर इज नेवर पॉजिटिव और नेगेटिव। इमेजिनरी नंबर ना तो कभी पॉजिटिव हो सकता है, ना ही कभी नेगेटिव हो सकता है ना। जैसे कि मान लो अगर z = 3 + 5i है, तो हम अगर लिखते हैं z इज़ ग्रेटर देन 0, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। अगर लिखते हैं z इज़ लेस देन 0, तो ये भी रॉन्ग है। मतलब z ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव। रीज़न ये है कि अगर हम पॉजिटिव करेंगे तो वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 जैसे ही आएगा तो इनइक्वालिटी आ गया। और अभी जस्ट पीछे का प्रॉपर्टी था 2 नंबर कि इनइक्वालिटी का साइन होल्ड नहीं करेगा। अब सोचो कोई पॉइंट कह रहा है पॉजिटिव, पॉइंट क्या पॉजिटिव नेगेटिव होता है कभी? ये सब क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट खुद में थोड़ी ना पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। इसीलिए इमेजिनरी नंबर ना तो कभी पॉजिटिव होगा और नहीं कभी नेगेटिव होगा, और उसमें कभी भी कंपेयर नहीं करना है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट का काफ़ी ज़्यादा काम पड़ेगा आगे, ठीक है, IIT लेवल में। फोर्थ नंबर, we can find infinite rational number numbers between two given रैशनल नंबर्स। दो रैशनल नंबर की तो आप पढ़े भी हो गए 8th क्लास में। दो रैशनल नंबर के बीच हम लोग इन्फिनाइट रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। 8th या 9th क्लास में है ना रैशनल नंबर, उसमें आप लोगों को इसको डिस्कस किए होंगे। कैसे निकालते हैं देखो, एक तो आप ऐसे निकालते हो, जैसे मान लो 3/5 है और मान लो 2/3 है, ठीक है। इसमें हम लोगों को
निकालना है कि इसके बीच का नंबर कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग रफली अगर बनाए तो कैसे निकालते थे, 3/5 प्लस 2/3 के होल बाय 2, ये इसके बीच का नंबर होगा। और अगला नंबर निकालना है 3/5 प्लस 2/3/2, तो ये नंबर निकल चुका। जो भी कैलकुलेशन आएगा हम उस पर नहीं जा रहे हैं, उसमें अगला नंबर को ऐड करो 2/3 होल बाय 2। ये धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा। नहीं, अगर पूछ दें कि 10 नंबर निकालो तो तुमको बहुत टाइम लग जाएगा इसको निकालने में, नहीं, कैलकुलेशन ज़्यादा होगा। लेकिन एक फास्ट मेथड यहाँ भी है, आप लोग शायद पढ़े भी होंगे, वो बता रहे हैं, ठीक है। रेशनल नंबर अगर हम लोग को 50 भी निकालने दे देगा तो हम फास्ट निकाल सकते हैं यहाँ से। जैसे देखो 3/5 और ये है 2/3, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो कितना होगा 15, तो ये हो गया 9/15, और ये कितना होगा 10/15। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब इसके बीच ज़्यादा गैप नहीं है तो हम एक और स्टेप लिख देते हैं 90/150 और 100/150, ठीक है। ये सब वही नंबर है, उसी को हम आगे बढ़ाया है। तो अब हम सीधा सीधा गिन देंगे 91/150, 92/150, 93/150 से ले करके 99/150 तक का सारा नंबर इसके बीच ही लाई करेगा, ठीक है। इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं, बस डिनोमिनेटर को क्या करेंगे एलसीएम ले करके इक्वेट कर लेंगे, और अगर यहीं पे ज़्यादा गैप दिख जाएगा तुरंत गिन लेंगे हम। यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा, 9 और 10 के बीच ज़्यादा गैप नहीं है, ठीक है। पॉइंट में आएगा गैप, लेकिन ऐसे गैप नहीं है तो हम 1 0 और दे देंगे। हम इंडिपेंडेंट है, कुछ भी कर सकते हैं। और निकालना है तो और यहाँ 10 ही नंबर निकाल सकते हैं, 91 से 99 तक 10 या 9 नंबर निकाल सकते हैं। नहीं, ज़्यादा निकालना है तो हम एक और 0 डाल देंगे, 900/1500 हो जाएगा। नहीं, और ये कितना हो जाएगा 1000 अब तो 100 नंबर निकल जाएगा। नहीं, तो क्या करेंगे 901/1500, 902/1500 से ले करके 999/1500, ये सब भी इसी के बीच लाई करेगा। तो ये तो बहुत सारा हो गया, हजारों लाखों जितना कहेगा उतना निकाल सकते हैं बीच का नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार दो रेशनल नंबर के बीच का नंबर हम लोग निकालेंगे फास्ट मेथड से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, सबका सब प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा काम पड़ता है आईआईटी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं। बी कैन नॉट फाइंड एनी रियल नंबर जस्ट आफ्टर और बिफोर नंबर, ठीक है। किसी नंबर के जस्ट बाद और जस्ट पहले कौन सा नंबर है ये हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये अनडिफाइंड टर्म है। जैसे कैसे देखो बताते हैं। जैसे मान लो हम तुमको क्वेश्चन पूछेंगे, भाई तुम बताओ 3 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है, तो कुछ बच्चे बोलेंगे 3 के बाद 4 है। कुछ जो ज़्यादा दिमाग वाले बच्चे होंगे सोचेगा कि भाई 4 तो बहुत आगे होगा, 3.1 बोलते हैं तो 3 के जस्ट बाद होगा। फिर थोड़ा और दिमाग वाला स्टूडेंट मिलेगा, बोलेगा ना भाई 3.1 से और पहले मिल सकता है 3.01, 3 का और ज़्यादा करीब हो जाएगा। नहीं, थोड़ा और दिमाग वाला रहेगा तो कहेगा भाई नहीं 3.01 से भी और करीब जा सकते हैं, 3.001 लिख सकते हैं। इस तरह से बहस चलते जाएगा। लास्ट में गुस्सा के एक स्टूडेंट बोलेगा भाई अब हम 3 के बाद ना पूरे साल सिर्फ 0 ही डालेंगे, ठीक है, खाना खा के, और लास्ट में 1 डाल देंगे, ठीक है। तो वो 3 के जस्ट बाद होगा। तो कहना मुश्किल है, अब एक साल में जितना 0 दिया बहुत सारा हो जाएगा, उसके बाद 1 डाल दिया, लेकिन एक 0 और डाल दिया गलती से तो और नज़दीक हो जाएगा। तो यही बात हम बताए थे कि किसी नंबर के जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा ये हम बता ही नहीं सकते हैं। अगर हमारा ये क्वेश्चन था कि तुम बताओ किसी नंबर के 3 के जस्ट बाद कौन सा नंबर होगा, तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि हम नहीं जानते हैं, और फिर हम बोलेंगे कि ये सही आंसर है। नहीं, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर अगर तुम बोलोगे नहीं जानते हैं तो हम बोलेंगे सही आंसर है। नहीं, क्योंकि वास्तव में आप नहीं जानते और हम भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते, डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है। किसी नंबर के जस्ट बाद और जस्ट पहले कौन सा नंबर है ये डिफाइंड नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वही ये पॉइंट है, इसको आप लोग जल्दी से नोट करिए। और इसके बाद हम लोग अगला पॉइंट जो 6th आएगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको समझेंगे। 6 नंबर प्रॉपर्टी देखना है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहो तो 1-2 और भी लगा दो।
ठीक है, इसका जो है बहुत ज़्यादा काम पड़ता है, और काम पड़ता है वो तो अलग बात है, बड़ा बात यह है कि लोग इसके बारे में जानता नहीं है, और हर चैप्टर में अच्छे स्टूडेंट जो IIT एडवांस का भी तैयारी करता है उसको क्वेश्चन फंसता है। कैलकुलस के हर चैप्टर में इसका यूज होता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो उसका कारण कैलकुलस नहीं होता, ये नंबर सिस्टम होता है। आप लोग फील कर रहे होगे कि नंबर सिस्टम जब हम शुरू में स्टार्ट किए थे तो ये लग रहा था कि जो नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना हो, तो हम लोग 4-5 क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी देखो कितना सारा इसमें कॉन्सेप्ट आएगा। और यही नहीं, आगे के IIT एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा यूज करता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो हम लोग देखते हैं। सवाल यहाँ पर ये क्रिएट हुआ कि नंबर लाइन पर अभी अभी हम बताए थे पीछे कि ऑल रेशनल एंड ऑल इरेशनल नंबर प्लॉट किया जाता है, तो किस तरह का सीक्वेंस रहेगा उसमें अरेंजमेंट का, रेशनल और इरेशनल के बीच में कैसा रिलेशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको समझने का प्रयास करूँ। अभी अभी हम बताए थे कि 3 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है, तो आपका आंसर आया था कि नॉट डिफाइंड, है ना। 3 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कौन सा नंबर है, हाँ कुछ ना कुछ होगा लेकिन हम कह नहीं सकते कि क्या होगा, ठीक है। उसी प्रकार 3 के जस्ट पहले भी कौन सा नंबर होगा हम नहीं कह सकते। तो अगर हम पूछे थे कि 3 के जस्ट बाद, तो शायद आपका आंसर आया था कि 3 के बाद हम 1 साल पूरा 0 डालेंगे, लास्ट में 1 डाल देंगे। वो कहानी हम इसलिए बताए थे कि उसका यूज यहाँ होगा, ठीक है। अब आप सोचिए 3 के बाद आप बहुत सारा 0 डाल दिए साल भर में और लास्ट में 1 डाल दिए, तो कैसा नंबर होगा? ऐसा नंबर होगा कि आप काउंट नहीं कर सकते हो कितना, पूरा साल अगर 0 बिठाओ, 10-20 तो कॉपी भर गया है 0 डालने से, तो क्या गिन सकते हो कितना 0 है? तो टर्मिनेटिंग नहीं है वो। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, डेसिमल के बाद फाइनाइट डिजिट होना चाहिए। जैसे ही गिनती पूरा होने लगे तो एक आध 0 और डाल देना, फिर मतलब गिनती गड़बड़ा जाएगा। दैट इज हम 3 के जस्ट बाद का नंबर पूछ रहे हैं आपसे, तो हम बता तो नहीं सकते हैं क्या होगा, लेकिन इतना बता सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि वो टर्मिनेटिंग नहीं है और रेकरिंग भी नहीं है, इसलिए क्योंकि लास्ट में 1 पुट कर रहे हैं। अगर हम 3 के बाद सिर्फ 0 0 0 0 डाल के 3 पॉइंट के बाद 0 0 0 0 डाल के साल भर और छोड़ दे, लास्ट में 1 नहीं डाले, वो एग्जैक्टली 3 हो जाएगा फिर, क्योंकि 3 पॉइंट के बाद 0 का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है, वो 3 के बराबर हो जाएगा। और लास्ट में जो 1 डाल दिए थे साल भर बाद, वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो नंबर जो है ना रेकरिंग रहा और ना ही टर्मिनेटिंग रहा। तो अभी डेफिनेशन बताए थे इरेशनल नंबर का, द नंबर विच इज नाइदर रेकरिंग नॉट टर्मिनेटिंग कॉल्ड इरेशनल नंबर। हाँ, तो 3 एक रेशनल नंबर है, उसके जस्ट बाद जो भी कोई नंबर होगा, हम जान तो नहीं रहे हैं लेकिन एक इरेशनल होगा, इतना पक्का है। तो यही सीक्वेंस है। उस इरेशनल के जस्ट बाद क्या होगा ये बता पाना किसी के लिए मुश्किल है। तो मैथमेटिशियन लोग इस पर थॉट दिया कि चलो इस तरह का नंबर अरेंजमेंट रहा होगा कि रेशनल के जस्ट बाद इरेशनल के जस्ट बाद फिर रेशनल फिर इरेशनल, अल्टरनेट सीक्वेंस रहता है। एक रेशनल के जस्ट बाद एक इरेशनल आएगा, उस इरेशनल के जस्ट बाद एक रेशनल आएगा, एंड सो ऑन चलते जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ बता रहे हैं पॉइंट में, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन फाइंड अ रेशनल नंबर just after an irrational number, and an irrational number just after a rational number। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब इरेशनल के जस्ट बाद एक रेशनल आएगा, या रेशनल के जस्ट बाद एक इरेशनल आएगा, इरेशनल के जस्ट बाद एक रेशनल आएगा, अल्टरनेट रहेगा जस्ट लाइक, ठीक है। अभी हम समझा देंगे नंबर लाइन बना करके। देखो जैसे मान लो 0 से ही शुरू करते हैं, तो क्या है रेशनल, इसके बाद जो भी कोई नंबर होगा वो इरेशनल होगा, रेशनल इरेशनल रेशनल इरेशनल एंड सो ऑन, फिर इरेशनल रेशनल इरेशनल एंड जरूरी नहीं कि 0 शुरू करें, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। यही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जहाँ पर Q का मतलब समझते ही होंगे आप लोग, क्या होता है रेशनल नंबर, और जो Q बार लिखे हैं इसका मतलब होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये अल्टरनेट सीक्वेंस में रहता है।
देखो बेटा, अभी हम चूँकि ये जो लेक्चर हम दे रहे हैं एक्चुअली हम 10th पास स्टूडेंट के लिए दे रहे हैं, हम ज़्यादा इस पर एग्जाम्पल दे नहीं पाएंगे क्योंकि इसका एग्जाम्पल बहुत टफ है। मतलब जो आगे का जो सिलेबस पढ़ना है ना, 12th का क्वेश्चन में यूज़ होता है अंदर, ठीक है, और 11th में भी यूज़ होता है। जो अच्छा क्वेश्चन होता है, जितना IIT लेवल का जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है उसमें यूज होता है अंदर, ठीक है। हालांकि हम एक क्वेश्चन दे के समझाने का प्रयास करते हैं, समझना। अगर टारगेट बैच में बच्चे होते हैं तो यहाँ से खुल के क्वेश्चन करते हैं, 10-20 क्वेश्चन यहाँ से करवा देते हैं, फिर सबको पता चलता है कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। किसी को पता भी नहीं होता इसके बारे में, लेकिन फिर भी हम एक क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग समझना सही से ना, प्रयास करना। आगे तो हम फिर से इसको पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। इफ fx कोई फंक्शन है इज इक्वल टू 3x + 2, जब x बिलोंग्स टू रैशनल, और 5x² - 1 जब x बिलोंग्स टू इरेशनल। इरेशनल मतलब क्यू बार, रैशनल मतलब क्यू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं। फर्स्ट, लिमिट x टेंस टू 2f(x), लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट क्या होता है थोड़ा समझा दे रहे हैं बेसिक में, ठीक है, नोट में। सेकेंड क्वेश्चन है लिमिट x टेंस टू √3f(x). एक और क्वेश्चन दे देते हैं, लिमिट x टेंस टू π(f(x). एक और दे देते हैं, लिमिट x टेंस टू -e(f(x). एक और दे देते हैं, लिमिट x टेंस टू -√2f(x). तो पहला क्वेश्चन को पहले समझेंगे, बाकी तो सब अपने आप बन जाएगा। और सबसे पहले समझना ये होगा कि लिमिट क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन के बारे में थोड़ा नॉलेज आप लोगों को होगा, अंडर 10th भी थोड़ा बहुत यूज होता है, हम साइड में यहाँ पर लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो f(x) इक्वल टू अगर 3x² + 5, कुछ इस तरह का फंक्शन है। एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम थोड़ा समझ सकें, ठीक है। तो फंक्शन जस्ट लाइक अ मशीन, ठीक है, जैसे कुछ इनपुट डालेंगे तो कुछ आउटपुट निकल के आता है, ठीक है। अगर हम लोगों को यहाँ से f1 निकालना है तो यहाँ 1 पुट करेंगे, 3 × 1 का स्क्वायर + 5 कितना दिया, 3 + 5 8 दे दिया। अगर हम f0 निकालेंगे तो क्या होगा, 3 × 0 का स्क्वायर + 5 कितना हो गया, 0 + 5 5। अगर f ऑफ -2 निकालें तो -2 पुट करेंगे, 3 × -2 का स्क्वायर + 5, 4 × 3 12 + 5 17। तो जो भी कुछ डालेंगे तो आउटपुट कुछ ना कुछ निकल के आएगा। फंक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, कोई भी फंक्शन अगर दिया रहेगा तो उसमें वैल्यू पुट करके हम नया चीज़ ला सकते हैं। तो हम आप लोगों को बताते हैं, इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ कि क्वेश्चन नहीं बनना ज़्यादा बुरा बात नहीं होता है, आगे चल के लोग सीख लेता है अगर कॉन्सेप्ट समझेगा तो। लेकिन अक्सर ऐसा क्वेश्चन स्टूडेंट गलत बना देता है। हम 10th पास वाले स्टूडेंट के लिए ये बात नहीं बोल रहे, ये बात 12th पास वाले स्टूडेंट के लिए बोल रहे। वैसे स्टूडेंट भी ये क्वेश्चन गलत बना देता है, और क्या गलती करता है वो फील करो आप लोग भी समझ सकते हो सब कुछ अच्छा से, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ नया है। देखो अगर हम यहाँ पर जैसे लिमिट x टेंस टू, लिमिट मतलब होता है, अभी क्या समझाते हैं, लिमिट मतलब अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है, ठीक है। x टेंस टू 2f(x) पूछ रहा है, तो 2 क्या है, रैशनल की इरेशनल। तो आपका आंसर आएगा कि 2 एक हम अभी बता रहे थे कि 2 एक रैशनल नंबर है। तो अक्सर स्टूडेंट ये करता है कि भाई रैशनल नंबर के लिए कौन सा फंक्शन है, देखो ये अभी भी बताए थे कैसे पुट करना है। इसमें 2 पुट करो, 3 × 2 6 + 2 कितना देगा 8, और इसका आंसर स्टूडेंट 8 लिख देता है, और ये गलत आंसर होता है। यही एक बड़ा बात है कि भाई ठीक है, नहीं बनाना हो तो फिर भी ठीक है, चलो गलत। आजकल नेगेटिव मार्किंग भी रहता है ना कोई भी एग्जाम में, अगर तुम गलत बनाओगे तो -1 मिल जाएगा, तो और भी दिक्कत है। नहीं बनाओगे तो कम से कम ठीक है ना, कटेगा नहीं नंबर। हाँ, √3 लिखना है तो √3 एक इरेशनल है, सब जानता है, और यहाँ इरेशनल के लिए डेफिनेशन दिया हुआ फंक्शन का, ये इसे फटाक पुट कर देगा। 5 × √3 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 × 5 15 -1 14, इसका आंसर 14 लिख देता है, और ये भी गलत होता है। अब सवाल है कि सही आंसर क्या होगा, तो वो हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। अगला पेज में थोड़ा लिमिट हम नोट में समझा दे रहे हैं। लिमिट 11th का ही टॉपिक है, वो 11th क्लास में भी पढ़ना होता है, हालांकि 12th में भी फिर से डिटेल में पढ़ना होता है, लेकिन हम थोड़ा अभी बता देंगे तो समझ में आ जाएगा लिमिट होता क्या है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए।
बनाने से पहले थोड़ा सा एक नोट बता दे रहे हैं लिमिट के बारे में, ठीक है, फिर तुम लोग इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। व्हाट इज लिमिट? लिमिट वर्ड से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि अप्रॉक्सीमेट, लिमिट एक सीमा। हाँ, जैसे कि आप लोग बोलचाल में भी यूज करते हो कि किसी से मारपीट होता है तो भाई लिमिट मत क्रॉस करो, तो एक तुम लिमिट दे दिया कि भाई इतना मेरा गुस्सा का सीमा है, इसको तुम क्रॉस करोगे तो हम रिएक्शन देंगे। नहीं, एक लिमिट है वो, जस्ट लाइक वही चीज़ है यहाँ पे भी। जैसे आपके पास अगर 100 रुपीज़ है तो इसका होने का 2 कारण हो सकता है, या तो ज़्यादा था और खर्च करते 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 100 पे आ गया है, बच गया है, या नहीं था और जमा करते करते एक एक करके जमा करते करते 100 पे पहुँचे हैं, तो दोनों ही टेंस टू 100 कहा जाएगा। मतलब 100 नीचे से बढ़ते बढ़ते भी जा सकता है, या ज़्यादा था घटते घटते भी 100 आ सकता है। तो 100 के अप्रॉक्स मतलब होता है, अप्रॉक्स मतलब क्या होता है, या तो तुम्हारे पास 100 है, 100 के अप्रॉक्स रुपया है, वो या तो तुम जमा करके पुराए हो या खर्च करके बच गया है, दोनों कारण हो सकता है। तो टेंस टू का यही मतलब होता है। अगर टेंस टू मान लो 5 लिखते हैं तो टेंस टू 5 का मतलब या तो 0 से बढ़ते बढ़ते 5 जा रहा है, या ऊपर से घटते घटते 5 आ रहा है। टेंस टू मतलब अप्रॉक्सीमेट और एग्जैक्ट नहीं। सबसे बड़ा बात है कि लोग जनरली क्या करते हैं कि जैसे कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, बस किताब में जो फार्मूला दिया है फार्मूला लिखे फटाफट और क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और कॉन्सेप्ट का जो मीनिंग होता है अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करता, तो इस कारण से जो कुछ क्वेश्चन घुमा देगा तो फिर फंस जाता है। तो सबसे बड़ा बात, मज़ा का बात ये होता है कि लिमिट सब बच्चा पढ़ के आता है जो 12th पास होता है, लेकिन किसी को ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होता कि लिमिट का मतलब जैसे क्या होता है, x टेंस टू 5 का मतलब क्या होता है, वो हम आप लोगों को समझा रहे हैं, समझना सही से। जैसे अगर x टेंस टू a लिखते हैं, इसका रियल में मीनिंग होता है x नॉट इक्वल टू a। तो नॉट इक्वल टू ए का मतलब हो गया x इक्वल टू या तो a माइनस होगा या फिर a प्लस होगा। a माइनस मतलब a के जस्ट पहले और a प्लस मतलब a के जस्ट बाद, यही इसका मेन मीनिंग है। और ये जो सिंबल लिखे हैं टेंस टू का है ना, ऐसे जो सिंबल लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है टेंस टू, ठीक है। लिमिट x जो है ना a हो रहा है, x का वैल्यू a की तरफ जा रहा है, यानी x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है, x वैरी करते 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 a पे पहुंचना चाह रहा है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अगर x टेंस टू 5 है, इसका मीनिंग होगा x नॉट इक्वल टू 5, यही इसका मेन मीनिंग है। लोग गलती क्या करता है, टेंस टू 5 का मतलब इक्वल टू 5 समझ लेता है और 5 पुट कर देता है, तो वही गलती कर लेता है, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू 5 लेंगे बेटा, तो x इक्वल टू या तो 5 प्लस होगा या फिर 5 माइनस होगा। और अभी अभी हम 6th प्रॉपर्टी बताए थे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उसी का एग्जांपल यूज होगा इसमें। अब 5 प्लस और 5 माइनस दोनों ही इरेशनल नंबर होगा। क्यों होगा इरेशनल नंबर? क्योंकि हम 5 के बारे में जानते हैं कि रेशनल होता है। तो 5 जब रेशनल है तो 5 के जस्ट बाद और जस्ट पहले क्या होगा, इरेशनल। बताए थे कि रेशनल के जस्ट बाद और जस्ट पहले दोनों ही इरेशनल होता है, तो इसलिए लिमिट जो है 5 प्लस और 5 माइनस इरेशनल होगा, ठीक है। और अगर x टेंस टू √3 लिखते हैं, इसका मतलब क्या होगा, x नॉट इक्वल टू √3, और x नॉट इक्वल टू √3 का मतलब हो गया x इक्वल टू या तो √3 माइनस होगा या √3 प्लस होगा, √3 माइनस या √3 प्लस। अब देखो √3 चूंकि हम जानते हैं इरेशनल है, लेकिन √3 के जस्ट बाद और जस्ट पहले क्या होगा, रेशनल, तो यानी ये रिजल्ट रेशनल है। यही भारी कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि लोगों को रेशनल इरेशनल के बारे में सही नॉलेज नहीं रहने के कारण ये क्वेश्चन नहीं बन पाता। अब हम लोग सही से बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। इतना ही नॉलेज अभी रखो, बाद में लिमिट के बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे ऑलरेडी, ठीक है। और भी डिटेल में ग्राफ और आपके साथ समझाएंगे, अभी बस टेंस टू का मीनिंग समझाए और लिमिट का मतलब अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है, इतना समझाएं, ठीक है। क्योंकि अभी हम लोग इनिशियल स्टेज में है, अभी ज़्यादा इस पर हम लोग फास्ट में जाएंगे तो फिर हम लोग का ट्रैक चेंज हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था बेटा, वो था क्या, लिमिट x टेंस टू 2 fx। तो अब आप क्या समझोगे, x टेंस टू 2 का मतलब x नॉट इक्वल टू 2, यानी 2 से थोड़ा पहले और थोड़ा बाद। पुट करना है 2 ही, लेकिन वो अप्रॉक्सीमेट 2 है। तो 2 चूँकि रेशनल है तो टेंस टू 2 क्या होगा, इरेशनल, तो उसको इरेशनल वाला लिस्ट में पुट करना चाहिए। 5 इंटू 2 का स्क्वायर -1
कितना होगा 20 माइनस 1 19। इसका सही आंसर ये होगा। ठीक है, जो 8 लिखे थे वो गलत आंसर था। अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें, लिमिट x टेंस टू √3 fx, तो √3 से जस्ट पहले और जस्ट बाद दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसको पुट करना है रेशनल वाला में। रिजल्ट क्या होगा 3√3 + 2। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इरेशनल वाला में पुट करते हैं तो गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ टेंस टू √3 है, एग्जैक्ट √3 नहीं पूछ रहा है। एग्जैक्ट √3 पर तो हम नीचे वाला में ही पुट करते तब आता 40 नहीं, लेकिन टेंस टू √3 का मतलब समझाए हैं अभी। टेंस टू का मतलब नॉट इक्वल टू और वो उसके आसपास, उसके जस्ट पहले और जस्ट बाद का चीज़। तो √3 के जस्ट पहले और जस्ट बाद का चीज़ क्या होता है, रेशनल, और रेशनल के लिए ये फार्मूला दिया हुआ है। तो इसमें हम लोग √3 पुट करेंगे तो 3√3 + 2 हो जाएगा। अब आगे का आप डायरेक्ट लिख सकते हो। मान लो हम इसका थर्ड का लिखना चाहेंगे, समझ लो थर्ड क्या है, पाई क्या है, इरेशनल, तो टेंस टू पाई क्या होगा, रेशनल, यानी इसमें पुट करना 3π + 2 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 3π + 2। लिख दे रहे हैं। जैसे थर्ड क्वेश्चन है, अगर आप लिखते हो लिमिट x टेंस टू पाई fx, पाई चूँकि एक इरेशनल नंबर है तो इसको हम लोग टेंस टू पाई को किसमें पुट करेंगे, रेशनल वाला में। तो रेशनल वाला क्या था 3x + 2, तो 3π + 2 हो जाएगा इसका आंसर, एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी भी बना ही लोगे, नेगेटिव वाला भी रेशनल इरेशनल करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो एक छोटा सा अपना एग्जांपल था, जिसको नहीं समझ में आया होगा जो 10th पास स्टूडेंट है तो लोग उतना टेंशन भी नहीं लेगा, लिमिट हम आगे पढ़ेंगे। बस हम ये बताना चाह रहे थे कि जो हम पॉइंट लिखाए थे छठा पॉइंट, वो कितना ज़्यादा यूजफुल है ये समझाने के लिए हम ये एग्जाम्पल कराए थे। और हम डिटेल में नहीं कराए हैं क्योंकि लिमिट काफ़ी बड़ा चैप्टर है, 10 लेक्चर क्लास होता है, इस पर 8 लेक्चर। ठीक है, तो उसको डिटेल में तो अभी पढ़ नहीं सकते हैं, बस ये दिखाना चाह रहे थे कैसे कैसे इसका यूज क्वेश्चन के अंदर पड़ता है। अगर हम ये नहीं जानते तो ये क्वेश्चन कैसे बना पाते, मुश्किल होता बनाना हमारे लिए। इसीलिए बेटा हर चीज़ को जो बताया जा रहा है आपको उसको अच्छा से समझना। ठीक है, फिर काफ़ी ज़्यादा उसका काम पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा हम और कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, तो दो रेशनल का सम रेशनल होगा, दो रेशनल का डिफरेंस भी रेशनल होगा, दो रेशनल का प्रोडक्ट भी रेशनल होगा, दो रेशनल का रेशियो भी एक रेशनल होगा। यानी दो रेशनल का कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो रेशनल होगा हमेशा। ठीक है, क्यू मतलब रेशनल, आप लोग पहले से जानते हो। एक रेशनल और एक इरेशनल का अगर सम करेंगे तो हमेशा इरेशनल देगा। एक रेशनल और एक इरेशनल का डिफरेंस करेंगे तो हमेशा इरेशनल देगा। ठीक है, एक रेशनल और एक इरेशनल का प्रोडक्ट करेंगे तो मे बी रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। अगर क्यू का वैल्यू 0 ले लेंगे तब रेशनल हो जाएगा, और क्यू का वैल्यू 0 के अलावा कुछ भी लेंगे तो हमेशा इरेशनल रहेगा। ठीक है, रेशनल बाय इरेशनल रहेगा तो ये भी मे बी रेशनल और इरेशनल होगा। ठीक है, इरेशनल प्लस इरेशनल मे बी रेशनल और इरेशनल, इरेशनल माइनस इरेशनल ये भी मे बी रेशनल और इरेशनल, सब में भी होगा इसमें। इरेशनल इंटू इरेशनल मे बी रेशनल और इरेशनल, और इरेशनल बाय इरेशनल ये भी इरेशनल बाय इरेशनल ये भी मे बी रेशनल और इरेशनल। ठीक है, तो जैसे दो इरेशनल का सम अगर हम निकालते हैं तो दो इरेशनल का सम निकालेंगे तो जैसे अगर डिफरेंट टाइप इरेशनल लेगा तब तो इरेशनल होगा, लेकिन अगर कंजुगेट हो जाएगा, जैसे मान लो एक इरेशनल हो जाएगा तुम्हारा 2 + √3 और दूसरा इरेशनल हो जाएगा 5 - √3। अब इन दोनों को ऐड करो तो क्या देगा, √3 कैंसिल, 2 + 5 कितना 7।
और ये 7 क्या है, रेशनल नंबर है, नॉट इरेशनल। हाँ, अगर 2 + √3 में 5 प्लस मान लो √7 ले लेते हैं, तब ये कैंसिल नहीं होगा, या माइनस ही √7 लेंगे तो कैंसिल नहीं होगा, तब ये इरेशनल रहेगा। इसी कारण बताए थे कि दो इरेशनल को अगर हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, ठीक है। तो ये रेशनल इरेशनल का हम लोग का कॉन्सेप्ट था, इसको आप लोग नोट करो। हम लोग आज यहीं तक रखेंगे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा लेक्चर होने पे फिर देखने में दिक्कत होता है वीडियो को, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि 1 घंटा में ही सारा क्लास जो है रहे मेंटेन रहे। तो हम लोग का आज नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसके बाद का जो चैप्टर आने वाला है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जिसमें कि इंटरवल, ओपन क्लोज, क्लोज ओपन, ओपन क्लोज, है ना, और बहुत सारा प्रॉपर्टीज़, और फिर साइन स्कीम। मतलब ये समझो कि उसका लगभग पर डे यूज होगा पढ़ने में। जैसे आगे आप 2 साल तक जितना भी पढ़ोगे ना, उसमें प्रत्येक दिन इंटरवल और साइन स्कीम काम पड़ता है, हर क्लास में हर दिन, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। और आप लोग अभी तक जितना पढ़े हो देख ही रहे हो कितना स्टैंडर्ड है। 4 लेक्चर हम अभी तक लिए हैं सिर्फ नंबर सिस्टम में, और इस कारण से जो कि ये सब चीज़ लोग स्किप कर देता है, सीधे ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट कर देता है सिलेबस। अब ट्रिगोनोमेट्री से ठीक है, स्टार्ट कर देना, खत्म करना बड़ा बात नहीं है, लेकिन अभी जैसे ये सब क्वेश्चन में यूज होगा तो कैसे बनाएगा, वैसा क्वेश्चन तो कभी बनेगा ही नहीं फिर। और ये किसी बुक में भी नहीं, आप देखते हो किसी भी बुक में एक जगह सारा कलेक्शन बेसिक मैथमेटिक्स का नहीं रहता है। तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका एक अच्छा नोट बना करके और उसको बार बार रिवाइज करना। जितना ज़्यादा अच्छा आपका बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट होगा, उतना ही ज़्यादा मैथ का आपका बेस स्ट्रांग होगा, और आगे आप उतना ज़्यादा बढ़ सकते हो। फिर IIT का सारा क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व होगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में साइन इंटरवल और साइन स्कीम स्टार्ट करेंगे, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।